Morning students. Today we will discuss our another lecture of design of machine element, and in the previous class as we have discussed the torque required to raise the load. So in today's class we will discuss about torque required to lower the load and further few more topics. So let's start with the torque required to lower the load. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, सिमिलर फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। जैसा था कि जस्ट वेरिएशंस कहाँ पे, वहाँ पे कि जो लोड था वो जो मोशन था या फिर जो पी लोड हम डिनोट किए थे, वो जो लास्ट केस हम लोग देखे थे उस पे इस डायरेक्शन में था, पर इस केस में हम देख सकते हैं जो पी का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। पिछले केस में सिंस वो रेज करना था तो वो अपवर्ड था, इस केस में क्या है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा। अदरवाइज ऑल द केसेस सिमिलर टू द प्रीवियस वन। सो लेट स्टार्ट विथ द डायग्राम, क्या क्या उसमें मेंशन किया गया। तो सिमिलर जो प्रीवियस केस में था, एग्जैक्टली सारे डायमेंशन सेम है एक्सेप्ट द आपका डायरेक्शंस। जैसे कि लोड का जो है आपका जो मोशन है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो पी का डायरेक्शन इधर हो गया। इसका कंपोनेंट को अगर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करें तो ये एक पी कॉस अल्फा हो गया, दूसरा यहाँ पे पी साइन अल्फा हो गया। सब ऑब्वियसली मोशन का डायरेक्शन इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स हमें से किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, एफ इक्वल्स टू म्यू आर एन। यहाँ पे सेल्फ वेट जैसा डाउनवर्ड लगता है एक्ट कर रहा है। इसका दो कंपोनेंट कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, एंड द आर एन दैट विल बी द reaction force. So same as the previous case except the direction of the friction force and the motion had changed, otherwise all the other things are same. So इसमें हम लोग बाकी चीज़ को वैसे देखेंगे। फॉर लोड लोअर एन एफर्ट पी इज अप्लाइड ऑन अ नट एंड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ नट स्क्रू विल मूव एक्चुअली। सिमिलर जैसा केस था कि जब हम लोग टाइट करते थे तो वन रेवोल्यूशन हम लोग एक्चुअली रोटेट करते थे, तो सेम उसको जब लूज करेंगे तब भी सेम सिचुएशन आएगा। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स कैलोंग फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो जब एक्स कैलोंग हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे किस किस टाइप का एक्स कैलोंग फोर्स लग रहा था। एक देख सकते हैं ये डब्ल्यू साइन अल्फा, दूसरा हो गया ये डब्ल्यू पी कॉस अल्फा, तीसरा हो गया एफ म्यू आर एन। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका पॉजिटिव एक्स की ओर लाई कर रहा है, अदरवाइज बाकी दोनों जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्स की ओर लाई कर रहा है। सो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, दैट्स वाई हम लोग पी कॉस अल्फा और डब्ल्यू साइन अल्फा दोनों को साइन को क्या लिए, नेगेटिव लिए है, और म्यू आर एन का साइन को पॉजिटिव लिए हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, पी कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू म्यू आर एन। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग जब फोर्स रिजॉल्व करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग को कौन सा फोर्स मिला, पहला हो गया आर एन, दूसरा हो गया पी साइन अल्फा और तीसरा हो गया डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो ये तीनों फोर्स में से आर एन और पी साइन अल्फा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, अदरवाइज डब्ल्यू कॉस अल्फा जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग आर एन प्लस पी साइन अल्फा और माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा ये दोनों को पॉजिटिव हम लोग कंसिडर किए और डब्ल्यू साइन कॉस अल्फा को नेगेटिव कंसिडर किए हैं। तो आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन अल्फा। इसको सॉल्व करने से इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब आर एन का वैल्यू को जैसा प्रीवियस केस में किए थे इस केस में वैसे ही करना। आर एन का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में इनपुट डाल देंगे। जब उसको इनपुट डालेंगे तो आर एन की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दिए, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन अल्फा। अब फिर क्या करते हैं हम लोग कि म्यू को दोनों ही इक्वेशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार का आता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू का जो पोर्शन है, जो कंपोनेंट डब्ल्यू के साथ लिंक्ड है उसको हम लोग वन साइड कर देंगे और पी वाले को वन साइड कर देंगे। तो ये जो म्यू पी साइन अल्फा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये डब्ल्यू साइन अल्फा को हम लोग राइट साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या किया, यहाँ से पी को कॉमन निकाल दिया तो बचा कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। यहाँ से डब्ल्यू को कॉमन निकाल दिया तो बचा म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग को म्यू बराबर हम लोग को प्रीवियस केस में भी देखा था कि क्या होता है, टेन अल्फा के इक्वल होता है और वो क्या होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो जब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर वही साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा जहाँ म्यू हो वहाँ इनपुट डाल देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार का आता है। एग्जैक्टली जैसा प्रीवियस केस में हम लोग पढ़ते हैं सेम वैसे ही केस आएगा, उसे सिमिलर यहाँ सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन भी सेम उसी टाइप का आएगा, म्यू इंटू 10 5 माइनस अल्फा। जस्ट चेंज हो गया यहाँ पे क्या, साइन में, क्योंकि वहाँ पे साइन का वेरिएंट है। अब टॉर्क जो निकलेगा यहाँ पे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू नट, ये क्या हो जाएगा, सेम जैसा केस बता, T1 इक्वल्स टू P इंटू DM/2, यानी कि फोर्स इंटू जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या रेडियस जो होता है वो हो जाता है। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इंटू
10 पाई माइनस अल्फा इंटू डी एम बाई टू। पी का जो वैल्यू आया था मेरा उसको हम लोग क्या किया यहाँ पे इनपुट डाल दियो। अब आता है अगेन इस केस में भी वही सेम चीज आएगा कि व्हेन द लोड इज टेकन बाय थ्रस्ट कॉलर सो दैट लोड शुड नॉट रोटेट विथ स्क्रू। जब थ्रस्ट कॉलर आपका एक्ट करेगा तो मेरे पास अगेन दो थ्योरी लगाएंगे, एक होगा प्रेशर थ्योरी, दूसरा होगा वायर थ्योरी। दोनों ही थ्योरी को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमको दो अलग अलग फार्मूलाज मिलता है और उसी दोनों फार्मूला से कंसीडर करेंगे हम लोग सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग या तो प्रेशर थ्योरी लगाएंगे या फिर वायर थ्योरी लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग T2 का वैल्यू को इनपुट डालेंगे और टोटल टॉर्क निकालने के लिए T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये ओवरऑल जैसा प्रीवियस केस में हम लोग पढ़े थे टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, सिमिलर इस सिचुएशन में भी है एक्सेप्ट कि लोड का डायरेक्शन जो है मेरा चूंकि लोअर हो रहा है तो उसका मोशन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा कंपेयर टू रेज द लोड केस के कंपेरिजन में। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। नाउ हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है हमारा एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। सो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो है वो द रेशियो ऑफ आइडियल एफर्ट टू एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। तो एफिशिएंसी हम लोग किसको बोलते हैं, मेनली जो रेशियो होता है आइडियल एफर्ट टू द एक्चुअल एफर्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू। तो वी नो दैट एक्चुअल एफर्ट जो होता है वो हम लोग प्रीवियस केस में निकाले थे और किस केस के लिए, तो रेज द लोड। यहाँ पे ये केस हम लोग को एकदम पता रहना चाहिए कि क्योंकि हम लोग जो टॉर्क निकाले थे वो दो केसेस का निकाला था, पहला रेज द लोड, दूसरा लोअर द लोड। पर हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा केस है, वो रेज द लोड का केस है। तो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द आइडियल रेशियो ऑफ आइडियल एफर्ट टू द एक्चुअल एफर्ट वाइल द केस ऑफ रेजिंग द लोड। तो हम लोग प्रीवियस केस में निकाले कि जब रेज द लोड होता है तो पी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग फाइंड आउट किए थे, एफर्ट जो होता है वो क्या होता है किसके इक्वल, W इंटू 10 5 प्लस अल्फा। अब हम लोग को निकालना क्या, जब एक्चुअल एफर्ट होगा तब। तो फॉर द एक्चुअल एफर्ट का हम लोग निकाल लिया, आइडियल एफर्ट के बारे में निकालना है। तो फॉर द आइडियल एफर्ट सिंस वी नो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन नट एंड स्क्रू, ऑब्वियसली जब आइडियल एफर्ट होता है दैट मीन्स क्या, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एफर्ट, दैट इज एन इमेजिनरी और थ्योरेटिकल एफर्ट। तो थ्योरेटिकल एफर्ट में हम लोग एजम्पशन जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता, तो अल्टीमेटली लॉसेस नहीं है तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन, but actually that is not possible, this is an imaginary case. So if there will be, let us suppose if there will be no friction, then at that point of case phi क्या हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर phi जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P नॉट का वैल्यू, P नॉट मीन्स द एफर्ट एट आइडियल केस, उसको हम लोग P नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और द एफर्ट एट एक्चुअल केस दैट इज डिनोटेड बाई P। सो P नॉट विल बी इक्वल्स टू W इंटू 10 अल्फा। अब एफिशिएंसी क्या होता है, आप लोगों का डेफिनेशन लिखा हुआ आइडियल एफर्ट टू द एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट हो गया P नॉट, एक्चुअल एफर्ट हो गया P और इंटू 100% के लिए। तो P नॉट का वैल्यू तो W 10 अल्फा बाई W इंटू आइडियल एफर्ट वाला ये हो गया, और ये एक्चुअल एफर्ट का W इंटू 10 पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया इंटू 100 जो है ये आपका एक्चुअली दे दिया क्या, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। लेकिन दूसरा और एक केस आता है जो क्या होता है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू क्या होता है, द रेशियो ऑफ आइडियल टॉर्क टू एक्चुअल टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड इज कॉल्ड एज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू में क्या रेशियो लेंगे हम लोग, आइडियल एफर्ट टू एक्चुअल एफर्ट, बट हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी में हम लोग क्या केस कंसीडर करेंगे, आइडियल टॉर्क टू द एक्चुअल टॉर्क। वहां एफर्ट था, यहाँ पे क्या होगा मेरा टॉर्क होगा। तो हम लोग सिमिलर केस जैसा प्रीवियस में हम लोग एफिशिएंसी वाला में केस के वैसे ही क्या निकालेंगे, इसमें भी एक्चुअल टॉर्क पहले निकालेंगे और आइडियल टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो लेंगे तो हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक्चुअल टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़े कि T इक्वल्स टू क्या जाएगा T1 प्लस T2, जिसमें से T1 क्या होता है W इंटू 10 5 प्लस अल्फा इंटू डी एम बाई 2, हम लोग प्रीवियस केस में पढ़े। और इस केस में भी क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द केस ऑफ रेजिंग द लोड। तो ये केस हम लोग को याद रखना कि ये रेज वाला केस होना चाहिए। तो रेज वाला केस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, और T2 का वैल्यू हम लोग दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आइदर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी या आइदर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो ये जब T1 प्लस T2 ऐड कर देंगे तो हम लोग का एक्चुअल टॉर्क निकल जाएगा। अब मेरे को केस क्या कंसीडर करना, आइडियल टॉर्क। तो सिमिलर आइडियल टॉर्क के कंडीशन पे जैसे आइडियल एफर्ट के टाइम में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, सिमिलर इसमें भी फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा। तो फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो म्यू1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 फाई है तो वो जीरो हो जाएगा। तो T नॉट बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू 10 अल्फा इंटू डी एम बाई 2 प्लस जीरो। तो ये एक्चुअली आपका वैल्यू देगा। तो T नॉट बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू 10 अल्फा इंटू डी एम बाई 2, ये आपका एक्चुअल वैल्यू देगा। फिर आपका ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक्चुअल टॉर्क आइडियल टॉर्क टू द एक्चुअल टॉर्क। तो आइडियल टॉर्क हो गया T नॉट और एक्चुअल टॉर्क हो गया T, दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जितना आएगा वो हो जाएगा आपका ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। सो हम लोग दो टॉपिक पढ़े अभी,
पहला था एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू, दूसरा हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू का मेनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, रेशियो ऑफ आइडियल एफर्ट टू एक्चुअल एफर्ट, और आपका ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू क्या हो जाएगा आपका, आइडियल टॉर्क टू द एक्चुअल टॉर्क। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, वो क्या है मेरा, सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू। तो सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरह से ध्यान देना है कि दो केस है, और दोनों ही केस हम लोग क्या कर कब ये लोग निकालते हैं, जब हम लोग लोअरिंग द रोड का केस का कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम लोग दो केस प्रीवियस टॉपिक्स पे पढ़े, सबसे पहला हो गया एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू, दूसरा हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। दोनों ही केस पे हम लोग जो भी फार्मूलाज इनपुट डाले, वो दोनों ही फार्मूलाज किस केस का था, जब हम लोग लोड को रेज करते हैं। पर जब हम लोग सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहैलिंग का केस पढ़ता है, तो इस दोनों ही टाइम पे हम लोग उस केस को कंसिडर करते हैं जब लोड को हम लोग लोअर करते हैं, मतलब लोड को लोअरिंग द लोड का केस को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक पहला लाइन इसलिए लिखे है कि सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू टर्म्स आर रिलेटेड विद द लोअरिंग ऑफ लोड। ये लोअरिंग ऑफ लोड का केस को डिफाइन करता है। एज यू नो दैट एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, जो हम लोग पहले ही प्रीवियस टॉपिक्स पे हम लोग ऑलरेडी डेराइव किए, पी का वैल्यू क्या होता है, W इंटू 10 फाई माइनस अल्फा। एज यू ऑल नो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, ये भी हम लोग डेराइव किए, T बराबर T1 इक्वल्स टू W इंटू 10 फाई माइनस अल्फा इंटू DM/2, और T2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग इनपुट डालते हैं। In the above equation, if friction angle that is phi is less than helix angle that is alpha, हम उसको ब्रैकेट में एक ही बार में दिखा दिए कि that is phi is less than alpha, then effort and torque becomes negative। अगर आपका फ्रिक्शन एंगल दैट इज फाई अगर अल्फा से लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, एफर्ट एंड टॉर्क बिकम्स नेगेटिव। एफर्ट और टॉर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। Therefore, load works positively and start moving downward without effort and torque. So, since अगर आपका फाई अल्फा हो जाएगा, एफर्ट और टॉर्क दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, तो बिना कोई लोड अप्लाई किए हुए जो आपका वर्क जो होगा, वो जो ऑब्जेक्ट जो भी होगा, वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करने चालू कर देगा विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क और एफर्ट। सो दिस कंडीशन ऑफ स्क्रू इज नोन एज ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू। दैट मीन्स ओवरहैलिंग का केस किस केस को बोलेंगे, जब हम लोग कोई भी एफर्ट या फिर आपका टॉर्क अप्लाई नहीं करते, नॉनदलेस अगर आपका लोड पॉजिटिव और लोड पॉजिटिव रहे और वो स्टार्ट कर दे डाउनवर्ड मूव करना, तो उसको मैंने लोड पॉजिटिव रहे, सबसे पहला केस। दूसरा केस हो जाएगा कि आपका कोई भी टॉर्क या एफर्ट अप्लाई नहीं कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करना चालू कर दे रहा है, तो दिस केस इज मेनली नोन एज ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू। तो हाउ इन एबव इक्वेशन इफ फ्रिक्शन एंगल इज ग्रेटर देन हेलिक्स एंगल, अगर आपका फ्रिक्शन एंगल फाई ज्यादा हो जाए हेलिक्स एंगल से, हम लोग लास्ट केस में क्या पढ़े कि फाई इज लेस देन अल्फा, बट इफ फाई इज ग्रेटर देन अल्फा देन एफर्ट एंड टॉर्क बिकम्स पॉजिटिव। तो टॉर्क और एफर्ट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर लोड वर्क्स पॉजिटिवली एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लोड द लोड ऑफ दिस कंडीशन ऑफ ए स्क्रू इज कॉल्ड एज सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू। तो इस पोजिशन पे क्या हो जाएगा आपका, लोड तो पॉजिटिव ही रहेगा पर एफर्ट जरूरत पड़ेगा ताकि लोअर कर सके लोड को। तो जब एफर्ट जरूरत पड़ेगा लोअर करने के लिए लोड को, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू। तो अगर हम लोग दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस निकालें, तो अगर हमको लोड को लोअर करने के लिए कोई भी एफर्ट या टॉर्क का जरूरत नहीं पड़ता है, तो दैट केस इज नोन एज ओवरहैलिंग ऑफ स्क्रू। और अगर हम लोग लोड को लोअर करने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट का जरूरत पड़ता है, दैट केस इज नोन एज सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू। I hope you understand both these cases. Now the efficiency, जब फॉर्मूला जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जो हम लोग निकाले प्रीवियस केस में फॉर्मूला कि एफिशिएंसी का 10 अल्फा बाई 10 फाई प्लस अल्फा। फॉर सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू हम लोग क्या पता है कि फाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग फाई इक्वल्स टू अल्फा हम लोग पुट करेंगे। तो फाई इक्वल्स टू अल्फा जब पुट करेंगे तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 10 फाई बाई 10 2 फाई। सिमिलरली अल्फा की जगह पर हम लोग 5 पुट कर दिए। 10 2 5 का ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका 2 10 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इनपुट डाल दिए, तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करने पे क्या निकलता है मेरा, 1 माइनस 10 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हम लोग 2 को दोनों साइड में डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया फ्रैक्शन में 1/2 माइनस 10 5 बाई 2 का 10 5 का होल स्क्वायर बाई 2, ये निकलेगा 0.5 माइनस 10 5 बाई का होल स्क्वायर बाई 2। From the above equation, it is observed that for self-locking machine, efficiency should be less than 50%. तो हम लोग इस
एबव इक्वेशन से इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई मशीन का हम लोग सेल्फ लॉकिंग कंडीशन को कंसिडर करते हैं तो उसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 50% से नीचे होना चाहिए। जब हम लोग पावर स्क्रू के बारे में इनिशियली पढ़ना चालू हुए तभी हम बताए थे कि इसका जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, 40% से नियरली इक्वल होता है। और यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को डेराइव भी कर लिए, क्या होता है, एफिशिएंसी जो होता है वो आपका लेस देन 50% होता है, वो हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिए। आई होप ये दोनों केस भी आप लोगों को समझ में आ गया ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वेरिएबल टाइप ऑफ जो स्ट्रेसेस है वो कैसे ऐड करता है पावर स्क्रू पे, क्योंकि यही सारे स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला है यही आप लोगों को जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब ये सब चीज आप लोगों को हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू एक्चुअल लोड। तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इक्वल्स टू पी बाई पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर। पाई बाई 4 इंटू डी सी का स्क्वायर, डी हो गया आपका जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं हम लोग डायमीटर केस पे, जो हम लोग पहले नोमेनक्लेचर आप लोगों को डिफाइन कर चुके थे। पी बाई पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। तो टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू क्यू इंटू डी सी, क्यू हम लोग टॉक बारे में ये चीज फॉर्मूला पढ़े। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू टी बाई पाई इंटू डी सी का क्यू। यहाँ पे हम लोग क्यू हम इस चीज को डिनोट किए, तो इस क्यू को आप लोग ऐसे टाउ के नाम से जानते हैं। टाउ ही को आप लोग टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूला में प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स है उसमें टाउ के नाम से ही आप लोग पढ़े हैं। तो आप लोग क्यू भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हो या फिर उसको टाउ भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम है। तो क्यू जो होगा अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, टाउ के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग टाउ पुट करो या क्यू पुट करो, वो आपके ऊपर है, एप्रोप्रिएट जैसा भी सुइटेबल लगे। और वही क्या होता है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। नाउ आते हैं तीसरा केस, वो क्या है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव एज वेल एज टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, हेंस प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्क्रू। तो आप लोग हम लोग 5 थ्योरी जो पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, क्यू मैक्सिमम या फिर इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम लिखो या क्यू मैक्सिमम ले लो, सेम सिनेरियो है। उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले भी डेराइव किए थे, 1/2 इंटू अंडर रूट क्यू सी स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर या 4 क्यू का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। सिग्मा मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्यू सी प्लस 1/2 इंटू क्यू सी प्लस 4 क्यू स्क्वायर या फिर 4 टाउ स्क्वायर। ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस थ्योरी के एक्सियल लोड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ स्क्रू या फिर क्यू स्क्रू, कुछ भी लिखे, पी बाई पाई इंटू डी सी इंटू एन इंटू टी, क्यू नट हो जाएगा पाई इंटू डी जीरो इंटू एन इंटू टी। टी थिकनेस हो जाएगा और एन हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जो आपका पिच जो होता है वो कितना बार हम लोग रिवॉल्व करते हैं वो चीज। अ स्क्वायर थ्रू नंबर ऑफ, जैसे कि थ्रेड्स पिच बोले या फिर थ्रेड्स बोले कि जब हम लोग इंगेज करते हैं, एक बार रोटेट करते हैं तो कितना नंबर ऑफ थ्रेड्स वहाँ इंगेज होता है, दैट इज गिवन बाय एन, स्मॉल एन, और टी हो जाएगा आपका जो थिकनेस है वो। ठीक है, नेक्स्ट जो पिछवा पॉइंट है वो क्या आपका बेरिंग प्रेशर। तो अ स्क्रू थ्रेड इज सब्जेक्टेड टू द लोकलाइज्ड कंप्रेस स्ट्रेट एट प्रोफाइल और फ्लैंक ऑफ थ्रेड्स ऑफ नट एंड स्क्रू, आल्सो बोथ थ्रेड्स इन रिलेटिव मोशन व्हाइल रोलिंग द रेजिंग द लिड। तो यानी कि जब लोअरिंग करते हैं या रेजिंग करते हैं तब जो हम लोग का रिलेटिव मोशन ये होता है उसके वजह जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड बेरिंग प्रेशर। और पीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेरिंग प्रेशर को पीबी से डिनोट करते हैं, पी बाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू एन, और पी बी इक्वल्स टू पी इंटू पाई इंटू डी एम इंटू एन इंटू टी। ये दोनों फॉर्मूला में से किसी को भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं। टी आप लोगों को पहले बता दिया, थिकनेस ये क्या हो जाएगा, पी बाई 2 के इक्वल, और एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पी क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल पी है, कैपिटल पी नहीं है, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना। यहाँ जो पी है ये क्या है आपका स्मॉल पी है, और ये पी पिच हो जाएगा, पी हो जाएगा कैपिटल पी और लोड है यानी एफर्ट है वो। तो एन इक्वल्स टू हाइट ऑफ नट बाई पिच ऑफ थ्रेड, यानी कि एच बाई स्मॉल पी, वही पी जो थ्रेड पिच वाला है वो पी यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं। आई होप ये केसेस आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये बेसिक चीज हो गया आपका पावर स्क्रू के बारे में, जो भी आपका टर्मिनोलॉजीज था, टॉर्क्स था, एफिशिएंसीज था, ओवरऑलिंग और आपका सेल्फ लॉकिंग हो गया, कंडीशन स्ट्रेसेस है। इस फॉर्मूलाज ही आप लोगों को, ये जो जितना फॉर्मूले हम बताए यही सारे फॉर्मूलाज को आपको इनपुट डालना है और इसी से आप लोगों को डिजाइन प्रोसीजर को अप्लाई करना है। आई होप ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्क्रू जैक के बारे में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।